तो अब जो हमें पढ़ना है, ये हमें पढ़ना है भारत में परिवहन, संचार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिसमें हमें क्या पढ़ना है, पहला तो हो गया इसके अंतर्गत आने वाला टॉपिक सड़क, दूसरा रेल, फिर इसी के साथ जलमार्ग, और इसका जो बी वाला सेक्शन हुआ इसी के अंतर्गत परिवहन, संचार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार और भारत के विश्व व्यापार का बदलता प्रारूप। भारत के विश्व व्यापार का बदलता प्रारूप। तो सबसे पहले हम परिवहन के अंतर्गत आने वाले एक परिवहन संसाधन जिसका नाम है वायु परिवहन, इसके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि इसका जो परिवहन का टॉपिक है इसमें सिलेबस में वायु परिवहन नहीं दिया गया, फिर भी हम इसे देख लेंगे, क्या पता आ जाए एग्ज़ाम में। और इसके बाद हम पढ़ेंगे सड़क, रेल और जलमार्ग, और इसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या क्या आधार हैं और भारत के विश्व व्यापार में किस प्रकार का जो प्रारूप है ये धीरे धीरे बदल रहा है। तो इसे भी शुरू करते हैं। वायु परिवहन परिवहन का नवीनतम तीव्रगामी यद्यपि महंगा साधन है जिससे कम समय में लंबी दूरी तक और दुर्गम स्थानों तक पहुंचा जा सकता है। तो वायु परिवहन क्या हो गया, परिवहन का एक नया रूप है जो जल मार्ग है, जल परिवहन, सड़क परिवहन। ये तो काफ़ी समय से चलता आ रहा है, लेकिन तकनीकी का प्रयोग करके एक और परिवहन साधन बनाया गया है जिसका नाम है वायु परिवहन। यह जो परिवहन है ये नवीनतम है, तीव्रगामी है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ही कम समय में पहुंचा देती है, और लेकिन यह काफ़ी महंगा है। अन्य जो परिवहन मार्ग है, परिवहन साधन है, जैसे जल परिवहन और सड़क परिवहन की अपेक्षा ये काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है, जिससे कम समय में लंबी दूरी तक और दुर्गम स्थानों तक पहुंचा जा सकता है। भारत जैसे विशाल देश के लिए इसका व्यापक महत्व है। देश के आर्थिक विकास में मदद हो जाएगा। यहाँ पे देश के आर्थिक विकास में मदद के अलावा युद्ध काल में शत्रुओं से सुरक्षा व प्राकृतिक आपदाओं के समय शीघ्र सहायता पहुंचाने में यह कारगर साधन है। अतः स्वतंत्रता के बाद इसके उन्नयन हेतु सरकार के द्वारा काफ़ी प्रयास किए गए हैं। तो यहाँ पे आप समझ ही रहे होंगे कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। भारत जो है ये एक बहुत ही बड़ा देश है जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक देखा जाए तो जाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है अगर हम बाय रोड और जल परिवहन के माध्यम से जाएं तो। इसी कारण से जो वायु परिवहन है ये इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और देश के आर्थिक विकास में ये मदद के अलावा क्या क्या कार्य करता है, तो युद्ध के समय शत्रुओं से सुरक्षा भी प्रदान करता है, और प्राकृतिक आपदाओं के समय शीघ्र सहायता पहुंचाने का काम भी वायु मार्ग के द्वारा ही किया जाता है, एरोप्लेन के माध्यम से। जैसे कहीं बाढ़ आ जाए या फिर भूकंप आ जाए तो सबसे पहले जो सहायता पहुंचाने का कार्य किया जाता है ये एरोप्लेन के माध्यम से ही किया जाता है। एरोप्लेन हो गया या फिर हेलीकॉप्टर हो गया, तो ये वायु परिवहन का साधन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और भारत सरकार के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इसके विकास के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं। भारत में इसकी जो स्थापना है ये स्वतंत्रता से पूर्व ही हो गई थी। भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था, तो सर्वप्रथम 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच हुआ था। इलाहाबाद कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में, और नैनी उत्तराखंड में। तो यहाँ से इलाहाबाद से नैनी के बीच प्रथम सेवा इसकी दी गई थी 1911 में। 1927 में नागरिक उड्डयन विभाग की स्थापना की गई, तो इसके लिए एक विभाग की भी स्थापना की जो इसके देखरेख के कार्य के लिए आवश्यक थी। 1933 ईस्वी में कराची व लाहौर के बीच हवाई सेवा के लिए इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना की गई। तो इस समय जो पाकिस्तान है ये भारत का ही हिस्सा था, तो इस समय क्या हुआ, 1933 में कराची और लाहौर के बीच हवाई सेवा के लिए इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत 1953 ईस्वी में वायु यातायात सेवाओं का राष्ट्रीयकरण करने के लिए इंडियन एयरलाइंस एवं एयर इंडिया नामक दो स्वतंत्र निगम की स्थापना की गई। और इसी के साथ साथ वायु परिवहन के नियमन,
परिचालन संरचनात्मक ढांचे के निर्माण की बेहतरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना 1972 ईस्वी में की। तो सबसे पहले क्या हुआ, वायु परिवहन का जो शुभारंभ है, सबसे पहले इलाहाबाद से नैनी के बीच अपनी सेवा दी गई, वायु के माध्यम से परिवहन कराया गया। उसके बाद 1927 में इसके लिए एक विभाग की स्थापना की गई जिसका नाम नागरिक उड्डयन विभाग था। और 1933 में कराची से लाहौर के बीच हवाई सेवा के लिए एक इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना की गई। और इसके बाद जब स्वतंत्रता हमें मिल गई भारत को 1953 में, तब वायु यातायात सेवाओं का राष्ट्रीयकरण करने के लिए, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे सरकारी बनाने के लिए, एक एयरलाइन जो कि इंडियन एयरलाइन और एक दूसरी एयर इंडिया नामक स्वतंत्र निगम की स्थापना की गई। अब वायु में परिवहन हो रहा है तो इसका देख रेख, जांच पड़ताल और इसके विकास के लिए भी एक प्राधिकरण का भी होना आवश्यक था। तो इसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना 1972 में की गई। ये जो ईयर है आप इसे याद रखेंगे, क्योंकि अगर आप मेंस के लिए याद रखते हैं तो ये प्रीलिम्स में भी काम आएगा आपको। ये प्राधिकरण देश के कुल 125 वायु पत्तनों का प्रबंधन कर रही है। जो ये प्राधिकरण की स्थापना की गई 1972 में, अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ये देश के कुल 125 वायु पत्तनों का प्रबंधन कर रही है, अर्थात देख रेख कर रही है, मैनेजमेंट का कार्य कर रही है। इसी प्रकार वायु परिवहन को घाटे से निकालने के लिए एवं इसके परिचालन को पारदर्शी बनाने व लोगों में इसके प्रति आकर्षण पैदा करने की योजना के अंतर्गत 2007 ईस्वी में इंडियन एयरलाइंस एवं एयर इंडिया का विलय कर दिया गया। इसके परिचालन में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की भागीदारी को लचीला बनाते हुए 1994 ईस्वी में निजी कंपनियों को परिचालन का अधिकार दिया गया। और वर्तमान में इंडिगो, स्पाइस जेट एयरवेज, गो एयरलाइंस जैसी कई निजी क्षेत्र की विमानन कंपनियां कार्यरत हैं। तो जो ये प्राधिकरण है जिसकी स्थापना 1972 में की गई, ये क्या कार्य करती है, तो देश के जितने भी एयरपोर्ट हैं उनका प्रबंधन करती है, मैनेजमेंट कर, और इसी के साथ साथ जो वायु परिवहन में घाटा हो रहा था उसे भी घाटे से निकालने और इसके अंतर्गत जो भी कार्य हो रहे हैं उसके परिचालन को पारदर्शी बनाने के लिए और लोगों के प्रति इसमें आकर्षण पैदा करने के लिए, ताकि लोग परिवहन के लिए वायु मार्ग का प्रयोग करें और जो इसमें घाटा हो रहा है वो कम हो। तो इसी को कम करने के लिए क्या किया गया, 2007 ईस्वी में इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को मिला दिया गया आपस में। तो इसमें घाटा कैसे हो रहा था, तो जो एरोप्लेन होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं, यहाँ पे एरोप्लेन की ही बात करें तो जो एरोप्लेन होते हैं ये इसके जो परिचालन रख रखाव होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं और इसका जो फ्यूल होता है ये भी काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है और इसे खरीदने में भी काफ़ी ज़्यादा ये महंगा पड़ता है, जिसके कारण इसमें परिवहन करना ये भी हमें महंगा पड़ने लगता है, जिसके कारण बहुत सारे जो लोग हैं ये या तो जल मार्ग का उपयोग करते हैं या फिर सड़क मार्ग का। तो इसके कारण एरोप्लेन का जो उपयोग है बहुत ही कम लोग करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिच हो। तो इसी कारण से ये धीरे धीरे घाटे पे जाने लगी थी। तो इसी के कारण लोगों में आकर्षण पैदा करने और घाटे को कम करने के लिए इंडियन एयरलाइन और एयर इंडिया का विलय कर दिया गया और इसके परिचालन में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की भागीदारी को लचीला बनाया गया। और इसके लिए क्या किया गया, तो 1994 ईस्वी में कंपनियों को परिचालन का अधिकार दिया गया, निजी कंपनियों को। तो पहले तो राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, तो जिसके कारण सारी जो कंपनियां थी एयरलाइंस की वो सारी सरकारी हो गई थी और इसमें निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं इसमें अपना योगदान नहीं दे पा रही थी। तो सरकार के द्वारा इसी नीति को लचीला बनाया गया और इसमें निजी कंपनियों को भी भाग लेने का अधिकार दे दिया गया, अपनी हिस्सेदारी करने का। केंद्र सरकार के द्वारा 15 जून 2016 को नई नागरिक उड्डयन नीति की घोषणा की गई, जिसमें रीजनल कनेक्टिविटी पर बल दिया गया, अर्थात क्षेत्रीय जुड़ाव। जैसे कि अगर झारखंड में देखा जाए तो झारखंड में एक जिले से दूसरे जिले इस प्रकार से, या फिर एक जिले से कहीं 2-3 जिले छोड़ करके किसी भी स्थान पर, तो ये हो गया क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, रीजनल कनेक्टिविटी। तो इसके लिए क्या किया गया, 15 जून 2016 को एक नई नीति बनाई गई, नागरिक उड्डयन नीति, और इसमें रीजनल कनेक्टिविटी पर बल दिया गया एवं सस्ती हवाई सेवा के लिए एक रीजनल कनेक्टिविटी फंड की स्थापना की गई।
इस नीति के अंतर्गत उड़ान परियोजना का खाका तैयार किया गया। एक जो योजना है उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, ये योजना लॉन्च की गई, जिसमें छोटे शहरों तक हवाई यातायात की पहुंच को सुनिश्चित करने का लक्ष्य को रखा गया। लोगों को हवाई यातायात के प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए भी कई प्रकार की रियायतें दी गई, जैसे 1 घंटे की हवाई यात्रा के लिए अब मात्र 2500 रुपये चुकाने होंगे। इसी प्रकार टिकट कैंसिलेशन, रिफंड की राशि, लगेज भार इत्यादि के नियम उदार किए गए। तो इस उड़ान परियोजना के अंतर्गत क्या क्या किया गया, तो जो छोटे छोटे शहर होते हैं उन पे वहाँ तक हवाई यातायात पहुँच सुनिश्चित कराने का लक्ष्य रखा गया, और मध्यम आय वाले जो लोग होते हैं ये भी वायु परिवहन का सहारा ले सके। इसके कारण से जो इसकी कीमतें थी टिकट की, इसमें कमी की गई और 1 घंटे के लिए मात्र 2500 रुपये रखा गया। और टिकट कैंसिलेशन हो तो अगर टिकट कैंसिलेशन कराना है कैंसिल, तो रिफ़ंड की राशि है जो इसमें भी वृद्धि की गई। लगेज भार इत्यादि इनके जो नियम बनाए गए थे ये सब उदार किए गए। और अंतर्राष्ट्रीय व आंतरिक भागों में हवाई परिचालन के लिए नई विमानन कंपनियों के निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाया गया। तो जो निवेश की प्रक्रिया थी पहले FDI, FII, तो ये सब में काफ़ी ज़्यादा कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ता था, निवेश नहीं करने खोजते थे वो, क्योंकि जो भी नीतियाँ थी ये काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से कह सकते तो सही नहीं थी। तो इसी कारण से अब क्या किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक भागों में हवाई परिचालन के लिए नई विमानन कंपनियों के निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाया गया। एक जटिल प्रक्रिया होती थी पहले जिसके कारण लोग निवेश नहीं करना चाहते थे, तो इन सभी में सुधार किया गया। अब हम वायु परिवहन के महत्व को देखते हैं। तो इसका महत्व क्या है, तो इससे क्या होती है, तो समय की बचत होती है। वायु परिवहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत ही कम समय में हम पहुंच सकते हैं। तो जो भारत है, अगर हमें यहाँ से एकदम ऊपर से इसके उत्तर से एकदम दक्षिण की ओर जाना हो तो ये बहुत ही कम समय में हम जा सकते हैं। और अगर हम रोड के माध्यम से या फिर आंतरिक जलमार्ग के माध्यम से जाएं तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा और काफ़ी हरासमेंट भी होगा। तो इसके कारण ये एक महत्वपूर्ण कार्य समय बचत की करता है। उसके बाद भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित देश है, जहाँ वर्ष में अधिकांश समय तड़ित, झंझा, बादल इत्यादि प्राकृतिक बाधा कम होती है, जिसके कारण आंतरिक परिवहन ज़्यादा सुगम है। भारत विश्व में एक प्रमुख वायुयान निर्माण उद्योग के रूप में उभर सकता है। अगर वायु परिवहन का विकास किया जाए तो धीरे धीरे क्या होगा, कंपनियां जो है यहाँ की सरकारी हो या फिर निजी कंपनियां, ये वायु में चलने वाली जो परिवहन के साधन है इनका विकास करेगी और धीरे धीरे इसका एक बड़ा उद्योग भी बन सकता है। और जिससे क्या होगा, तो देश का विकास ही होगा। पर्यटन उद्योग को लाभ मिलेगा, लोग पर्यटन भी करने सकेंगे। लोग ज़्यादा समय लग जाने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमने के लिए नहीं जाना चाहते थे, लेकिन इसके माध्यम से क्या होता है, तो समय की बचत होती है, जिसके कारण पर्यटन को भी इसमें फ़ायदा होगा। आपदा में त्वरित कार्यवाही संभव होगी, अन्य परिवहन साधनों पर बोझ भी कम होगा। अब ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ लाभ ही लाभ है, बल्कि इसकी कुछ समस्याएं भी हैं। तो ये जो समस्याएं हैं, पहला तो भारत जैसे विशाल देश में वायु परिवहन के संरचनात्मक ढांचे की कमी है। जैसे कि देखा जाए तो हर जगह एयरपोर्ट नहीं है, हर जगह जो एरोप्लेन है ये आके नहीं रुक सकती है, उतर नहीं सकती है। अगर कहीं एयरपोर्ट भी है तो ये काफ़ी छोटा है, जिसके कारण हमेशा आप देखेंगे विमान दुर्घटना किसी किसी निश्चित क्षेत्र में घटती रहती है। तो संरचनात्मक ढांचे की कमी हो गई। और संचालन हेतु कागजी प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा जटिल है। कर्मचारी प्रबंधन समस्या भी है। स्वदेशी निर्माण उद्योग विकसित नहीं है। तो जो एरोप्लेन्स हैं इन्हें हमें बाहर से आयात कराना पड़ता है। अगर सारा पार्ट नहीं मंगाया जाता है तो फिर भी इसका जो इंजन है ये बाहर से ही मंगाया जाता है। बाकी अगर भारत में बनता भी तो इसके लिए कुछ ना कुछ आयात कराना ही पड़ता है इसके पार्ट्स के लिए। तो स्वदेशी निर्माण उद्योग भी यहाँ पे नहीं है विकसित। और एक बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद इसके प्रति आकर्षण का ना होना ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि भारत जो है ये ग्रामीण जनसंख्या है और ग्रामीण होने के कारण काफ़ी ज़्यादा गरीब भी यहाँ पे है।
जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा महंगा खर्च को उठा नहीं पाते हैं, क्योंकि जो वायु परिवहन है इसमें काफ़ी महंगा लागत आता है। लागत नहीं, यहाँ पे हम महंगा खर्च, ज़्यादा खर्च ये कह सकते हैं। इसकी PDF के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 6206193277।